प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन इकोनॉमिक्स की ई लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम महेंद्र लोमरोड, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय खींवसर में कार्यरत हूं। आज अपन इकोनॉमिक्स की इस ई लेक्चर की शुरुआत इकोनॉमिक्स के सामान्य परिचय के साथ करेंगे। इकोनॉमिक्स शब्द, जिसे अर्थशास्त्र और इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकस तथा निमेन। ओइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड, निमेन का मतलब होता है टू मैनेज, यानी हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अगर हिंदी में कहे तो घरेलू प्रबंधन। जिस प्रकार अपन एक घर का किस प्रकार प्रबंधन करके अपने आप अधिकतम कल्याण कर सकते हैं, उसी तरह एक देश की अर्थव्यवस्था का किस प्रकार अपन विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार अधिकतम कल्याण कर सकते हैं, इस बारे उसी तरह इसी के कारण इसका नाम इकोनॉमिक्स पड़ा है, जिसको अपन हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अब अपन जिस अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, उस आधुनिक अर्थशास्त्र का प्रारंभ एडम स्मिथ की पुस्तक है धन के कारणों, खोज व स्वरूप, यानी इंग्लिश में अगर बुक कहें तो एन इंक्वायरी ऑफ द नेचर एंड द कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी वेल्थ ऑफ नेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म आता है ज़्यादातर एग्जामों में, लेकिन कभी कभी फुल फॉर्म पूरी भी बुक का पूछा जा सकता है, और इंटरव्यू में इस बुक के पूरे नाम पूछा जा सकता है, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। इसी के कारण इसी के बाद में जो विद्वानों का ध्यान है वो अर्थशास्त्र की तरफ गया, और उसके बाद में आज सबसे सामाजिक विज्ञान का सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला विषय अर्थशास्त्र है। अपन देख रहे हैं कि अपने दैनिक जीवन में भी अर्थशास्त्र की महत्वता और आर्थिक अवधारणाओं का उपयोग होता है। जैसे एक व्यक्ति को ऋण लेना है, ब्याज का, जैसे मांग का, पूर्ति का, बैंकिंग का, अपन आय वितरण का, इन सब चीज़ों का, इनकम टैक्स का, इन सब चीज़ों का लाइफ में अपने हर व्यक्ति के काम आती है। तो इकोनॉमिक्स हर व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा हुआ है, इसी का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसी कारण इस बुक के कारण ही एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और वैश्विक अर्थशास्त्र का जनक भी अगर क्वेश्चन आए तो उसी का भी आंसर होगा एडम स्मिथ। अब अपन देखते हैं अर्थशास्त्र की एक सामान्य से परिभाषा भी देख लेते हैं, क्योंकि इसकी अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास होता गया उसमें परिवर्तन आता गया, क्योंकि जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास होता गया इसका सीमा व क्षेत्र का रूप बदलता गया है। इसलिए जो अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी है वो समय के साथ बदलती रही है। तो अपन सबसे पहले एक सामान्य से परिभाषा देखते हैं अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र ज्ञान की वह विधि है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि समाज अपने दिए हुए सीमित साधनों की सहायता से किस प्रकार अपने कल्याण को अधिक कर सकता है, और साधनों का कैसे विकास करके कल्याण को बढ़ा सकता है। जैसे अपन भी बात करते हैं कि जितने संसाधन अपन पास है, तो उन संसाधनों को अपन प्रयोग करके कैसे अपना कल्याण अधिकतम कर सकते हैं, और उन संसाधनों को कैसे बढ़ा सकते हैं कि अपना और ज़्यादा अपना विकास हो, अपना कल्याण में वृद्धि हो। यही बात अर्थशास्त्र को एक परिभाषा के रूप में अपन दे सकते हैं। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह विधि है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा समय समय पर दी गई परिभाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं धन संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दी थी। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इस एडम स्मिथ ने धन के कि एक व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य करता है, एक राष्ट्र धन प्राप्त करने के लिए आर्थिक कार्य करता है। धन पर अधिक बल देने के कारण ही इस परिभाषा की बाद में आलोचना की गई कि धन किसी भी व्यक्ति के कल्याण का साधन नहीं है, साध्य नहीं है। साधन का मतलब होता है जिसके माध्यम से अपने को जो अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक माध्यम होता है। जैसे अपने मान लो आज अपन भोजन प्राप्त करना चाहते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए अपन जो मेहनत करते हैं उसके बदले अपने मजदूरी मिलती है, वो होता है मजदूरी, या अपन वेतन मिलता है या रुपये मिलता है, वो होता है साधन। और जो अपने भोजन अपने को अपन उससे भोजन खरीदते हैं और अपना अंत में है भोजन प्राप्त करना, तो ये होता है साध्य। फिर बाद में इसके बाद में एडम कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी मार्शल ने। उनकी पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल ने भौतिक कल्याण की प्राप्ति हेतु अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं का ही अध्ययन किया जाता है।
मार्शल ने सिर्फ भौतिक कल्याण के बारे में ही बात करने के कारण मार्शल की परिभाषा की भी आलोचना की गई, क्योंकि ये भौतिक कल्याण की भी प्राप्ति करना चाहता है। अपन देखते हैं कि सिर्फ कल्याण भौतिक वस्तुओं से ही नहीं होता है, ये भौतिक मानसिक संतुष्टि भी होना जरूरी है। तो अपन देख इसी के कारण मानव विकास जैसी चीज़ें भी बाद में सूचकांक यह है कि मनुष्य का सिर्फ भौतिक कल्याण वे सिर्फ वस्तुएं नहीं, और सिर्फ दूसरी बात है मार्शल ने सिर्फ परिणात्मक कल्याण मात्रा में मापा था कल्याण को, जबकि अपन देखते हैं परिणात्मक कल्याण के साथ साथ मात्रात्मक कल्याण गुणात्मक कल्याण में भी वृद्धि होना जरूरी है। इसके बाद में आए थे रॉबिन्स ने दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी। इनकी पुस्तक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इस पुस्तक में जो इन्होंने परिभाषा दी थी उसकी बाद में काफ़ी अर्थशास्त्रियों ने कहा कि यह एक अर्थशास्त्र की अच्छी परिभाषा हो सकती है, जिसको अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। और फिर विकास संबंधी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई इकोनॉमिक्स, जैसे 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 1948 में सैमुअल्सन इकोनॉमिक्स नामक बुक लिखी थी, जिसमें विकास संबंधी परिभाषा दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि रॉबिन्स वाली परिभाषा ठीक है, लेकिन वो पूर्णतः इकोनॉमिक्स को नहीं बताती है। आगे बात करें कि इसके बाद जैसे 20वीं शताब्दी के अंत में पहुँचते पहुँचते परिभाषाओं में और परिवर्तन आया। अब पर्यावरण को भी है ना शामिल किया गया, साथ में सतत विकास की बात की जाने लगी है। और 21वीं शताब्दी के अंदर सतत विकास के साथ मानव विकास संबंधी भी चीज़ें जुड़ने लगी, मानव कल्याण को भी एक जुड़ने लगे है। तो इस तरह अपन देखे जाएंगे जैसे जैसे अर्थशास्त्र का विकास हुआ है उसका सीमा और क्षेत्र में वृद्धि हुई है और परिभाषाओं के रूप में भी परिवर्तन आया। तो अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं दुर्लभता संबंधी परिभाषा के संबंध में, क्योंकि दुर्लभता संबंधी परिभाषा जो रॉबिन्स ने दी थी उसे काफ़ी वैज्ञानिक माना गया, और दूसरा इसको एग्जाम में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो रॉबिन्स ने जो परिभाषा दी थी वो यह है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है। इसमें इसको वैज्ञानिक मानने के 3 कारण हैं। पहला अपन कारण देखें तो इसमें यह कहा कि मानव की आवश्यकताएं अनंत व असीमित हैं। मानव की अपन वास्तविक जीवन में भी देखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं कभी समाप्त नहीं होती, वो अनंत है, असीमित है। दूसरी बात अपन देखें कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो साधन है वो सीमित है। जैसे अपन बात करेंगे अपने पास जैसे मान लो आवश्यकताएं तो बहुत हैं, लेकिन अपन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने के कारण ये है कि साधन है वो सीमित है। फिर तीसरा कारण ये कि जो अपने साधन सीमित है उनके भी वैकल्पिक प्रयोग करें। जैसे आज अपन बात करें विद्युत का ही ले लें, लाइट का, जो लाइट की जैसे अपन बात करें कि आज लाइट उद्योगों में भी चाहिए, घरेलू में भी कनेक्शनों में भी चाहिए, घरेलू कृषि में भी चाहिए। और लाइट का कृषि में घरेलू कनेक्शन में भी अपन जैसे घर में आती है तो लाइट पंखों के लिए भी चाहिए, टीवी के लिए भी चाहिए, वॉशिंग के लिए भी चाहिए, अपने को कूलर के लिए चाहिए। तो बहुत सारे उपयोग है। इसके कारण अपने को क्या क्या होता है कि वैकल्पिक प्रयोग अपने को सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ कहाँ प्रयोग लेना है। जितनी अपनी उपलब्धता ज़्यादा होगी उसको उतना ही, जैसे अपन एक किसान के लिए एक पास खेत होता है तो उसके पास फसल उगाने के लिए उसको सोचना पड़ता है कि उसको क्या करना है। उसमें गेहूँ उगाने हैं, उसमें चना उगाना है, उसमें सरसों उगानी है, उसमें जीरा लगाना है, उसमें क्या करना है। तो इसी के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और यही इसी का अध्ययन करते हैं कि इस चुनाव की समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए। इसी के कारण मार्शल की जो इस रॉबिन्स की परिभाषा है वो अधिक वैज्ञानिक है। इन्हीं के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और इसको अपन एक अलग अध्याय में पढ़ेंगे चुनाव की समस्या क्या है। अब अपन एक सैमुअल्सन की भी एक परिभाषा देख लेते हैं कि उन्होंने जो विकास केंद्रित परिभाषा दी थी कि अर्थशास्त्र इस बात का एक अध्ययन है कि व्यक्ति और समाज किस प्रकार मुद्रा के उपयोग के साथ या इसके बिना विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों का प्रयोग करते हैं, और इन पदार्थों को वर्तमान तथा भविष्य के उपभोग के लिए समाज के विभिन्न लोगों तथा वर्गों के बीच बांटते हैं। ये साधनों बंटवारे में किए जाने वाले सुधारों के लाभों व लागतों का विश्लेषण करता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपन कोई पदार्थ है जो अपन संसाधन है, अपन कितना अभी इस पीढ़ी में यूज करें, कितना आने वाली भावी पीढ़ी के लिए अपन छोड़ दें।
इन के दोनों के बीच में अपन कैसे बांट रहे हैं तथा इनके साथ जो अपन ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए और ज़्यादा मात्रा में संसाधन उपलब्ध रहे, तो अपन वर्तमान जो संसाधन है उनका भी विकास कैसे करते हैं और उनके इसी का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है कि उनका विकास कैसे कर सकते हैं और अपन का कल्याण कैसे बढ़ा सकते हैं, साथ में आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण में वृद्धि कैसे कर सकते हैं। इसलिए विकास पर ज़्यादा ध्यान 1950 के बाद में दिया जाने लगा है और बाद में अब देख रहे हैं कि आजकल सतत विकास की बात होने लगी, जैसे 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी अपने सतत विकास की बात कही गई है। ओके, थैंक यू। अगले लेक्चर में फिर मिले।